हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी जो है यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर हम निकालेंगे कॉस्ट, यानी कि जब भी किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि ये मैंने पेन मैन्युफैक्चर किया तो इस पेन की क्या कॉस्ट रही होगी, इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करना ही हमारा जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब इस वाले यूनिट में एक मकसद रहेगा। यानी कि कितनी कॉस्ट आई, लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने लेबर को लगाया होगा उसकी कॉस्ट आई होगी, मैंने कैपिटल मशीन्स को लगाया होगा उसकी कॉस्ट आई होगी, लैंड के लिए फैक्ट्री के लिए कुछ रेंट देना पड़ा होगा वो मेरे पास कॉस्ट आई होगी, और भी अदर कॉस्ट जो है वो आ सकती हैं। तो इन सभी कॉस्ट को कैलकुलेट करके मैं अपनी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ। तो इकोनॉमिक थ्योरी डिस्टिंग्विशेस बिटवीन शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट्स। ठीक है, तो कुछ शॉर्ट रन के लिए कॉस्ट होती है, कुछ लॉन्ग रन कॉस्ट होती हैं आपके पास। शॉर्ट रन कॉस्ट आर कॉस्ट ओवर अ पीरियड ड्यूरिंग द विच आर सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड, यानी कि प्रोडक्शन फिक्स्ड यूनिट जब वहां पर फिक्स रहती है तो वहां पर सेम आपके पास तो कॉस्ट आ रही होती है। लॉन्ग रन में आपके पास दोनों आप बढ़ा सकते हैं, इसकी वजह से ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, जिसकी वजह से लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स बिकम्स वेरिएबल चेंज होते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ता है आपके पास। सिंबॉलिकली अगर आप शो करना चाहें लॉन्ग रन को तो आपके पास कॉस्ट फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्स टी एंड पी एफ। एक्स आपके पास आउटपुट, टी आपके पास टेक्नोलॉजी, पी आपके पास प्राइस ऑफ फैक्टर्स एंड के आपके पास एक फिक्स्ड फैक्टर है जो कि शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन में होता है। शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन में आपके पास के बार होगा, यानी कि एक ऐसा फिक्स्ड फैक्टर जिसको आप फिक्स रखेंगे वो चेंज नहीं होता है। जैसे देखिए, जैसे मैं कहता हूं आपसे एग्जांपल के तौर पर रेंट ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री का रेंट क्या है, एक फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट क्यों है? क्योंकि आप कितना भी प्रोडक्शन कर लीजिए आपको उतना ही क्या देना है, रेंट देना पड़ेगा। लाइक मैं कहता हूं कि एक फैक्ट्री है उसमें मैं 1000 यूनिट बनाता हूं और इसका रेंट जो है वो 10,000 रुपये जाता है। तो अगर आप 1000 यूनिट बनाएं, 2000 यूनिट बनाएं, 3000 यूनिट बनाएं, कितनी भी यूनिट आप बनाएं, इसमें क्या आपकी कॉस्ट बढ़ने वाली है? नहीं बढ़ने वाली, कॉस्ट आपकी सेम रहने वाली है। बट आप बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, तो एक ऐसी कॉस्ट जैसे ही आप प्रोडक्शन की यूनिट्स को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। लाइक मैं इस पेन की में जो रॉ मटेरियल लगा हुआ है उसकी बात करता हूं, तो अगर मुझे इसका एक पेन बनाना है तो इसकी 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए होगा। 2 यूनिट बनाना है तो 2 यूनिट ऑफ लेबर की मतलब रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो रॉ मटेरियल की मुझे मान लो इस पेन की रॉ मटेरियल की कॉस्ट आती है 10 रुपए की, तो अगर 2 यूनिट बनाऊंगा तो 10-20 रुपए की आएगी, 3 बनाऊंगा तो 30 आएगी, 4 बनाऊंगा तो 40 रुपए की कॉस्ट आएगी। तो कॉस्ट बढ़ रही है, उसे आप वेरिएबल कॉस्ट कहें। क्लियर है? जैसे हम लेबर की यूनिट्स को बढ़ाते हैं तो जितने ज्यादा लेबर लगाएंगे उतनी ज्यादा आपके पास कॉस्ट बढ़ेगी, उतनी ज्यादा आपके पास जो है लेबर की रिक्वायरमेंट हो रही होगी और कॉस्ट बढ़ रही होगी, उतना ज्यादा पैसा आप उसको दे रहे होंगे, तो वो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। तो आपके पास शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन में एक ही डिफरेंस है कि शॉर्ट रन में आपके पास के बार एक ऐसा फिक्स्ड फैक्टर इंक्लूड हो जाता है, बट लॉन्ग रन में नहीं होता और ये आपके पास चेंज चलते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ अल्टरनेटिव कॉस्ट्स की, लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको आप अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहते हैं। मींस आप किसी भी एक गुड्स को दूसरे गुड्स से सब्स्टिट्यूट, एक बेटर अल्टरनेटिव को चाहते हैं तो उसके लिए कितना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लाइक मैं कहता हूं कि अगर मैं अभी पेट्रोल डीजल का यूज कर रहा था जो कि 100 रुपये पर लीटर आता था, तो अगर मुझे इसका बेटर अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए जिसमें 70 रुपये 1 घंटे का यूज होने वाला है और यहाँ पर 100 रुपये 1 घंटे का यूज होता था, तो इस बेटर अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए मैंने 100 यूनिट ऑफ क्या कर दिया, कॉस्ट मतलब एक तरीके से सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसका एग्जांपल मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल समझाऊंगा, आपको थोड़ा डिफिकल्ट सा हो गया होगा। सपोज दैट एक पर्सन है जो कि 10,000 रुपये की सैलरी पर वर्क करता है। अगर इस पर्सन को एक अच्छी सैलरी जॉब चाहिए, लाइक 15,000 रुपए की सैलरी जॉब चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा और उसको गेन करना पड़ेगा। मींस 15,000 रुपए की जॉब को लेने के लिए आपको 10,000 रुपए की कॉस्ट क्या हो रही है, अकर्ड हो रही है, जहां पर आपको जो है 10,000 रुपए लॉस करने पड़ रहे हैं, सेक्रीफाइस्ड करने पड़ रहे हैं एक बेटर अल्टरनेटिव को गेन करने के लिए। अगर आप गेन देखें तो एक्चुअल गेन आपका कितना हुआ, 15,000 तो आपका टोटल गेन है, लेकिन लॉस आपने 10,000 यूनिट का कर दिया, तो एक्चुअल गेन आपका 5,000 का। तो 5,000 गेन करने के लिए आपने 2,000 रुपए का क्या कहते हैं 10,000 रुपए का जो है वो लॉस कर दिया। मींस डबल आपने जो है अपना लॉस किया है 5,000 को लेने के लिए। ये आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अल्टरनेटिव कॉस्ट जो है शो करती है। इन द वर्ड्स ऑफ बेनहम,
द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनीथिंग इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ सेम फैक्टर बाय एन इक्विवेलेंट ग्रुप ऑफ फैक्टर्स कॉस्टिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी। वहां पर सेम अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है, बट आप कितना लूज कर रहे हैं किसी और अल्टरनेटिव बेस्ट को लेने के लिए। अब शॉर्ट रन कॉस्ट ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं आपके पास, उन थ्योरीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनकर ही आपके पास टोटल कॉस्ट मिलती है। यानी कि मैं टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं कुछ फिक्स्ड कॉस्ट और कुछ वेरिएबल कॉस्ट को, जो कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी, उनको इंक्लूड कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। इसी तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स द सैलरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, एक मंथ की आपने अगर 10,000 रुपये सैलरी डिसाइड की है तो हर मंथ आप 10,000 देंगे, कितना भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑफ मनी, भाई मशीन अगर 10% लगना है तो 10% हर साल लगेगा। एक्सपेंसेस ऑन द बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन और रिपेयर, इस पर जो भी आपको खर्चा होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन द लैंड मेंटेनेंस, ये भी आपके पास एक फिक्स्ड कॉस्ट है। और जब आप वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, रॉ मटेरियल हो गया, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर हो गया, लेबर को आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपके पास कॉस्ट आ रही होगी। रनिंग एक्सपेंसेस आ गए, जहां पर आपके पास फिक्स्ड कैपिटल सच एज फ्यूल, ऑर्डिनरी रिपेयर या रूटीन मेंटेनेंस करवाना पड़ रहा है, ये तो पूरा आपका पूरे साल का रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, वहां पर फिक्स है। लेकिन जब आप रूटीन मेंटेनेंस करवा रहे हैं तो वहां पर ये वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड हो जाती है। अब आप इनको एवरेज कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। बिकॉज देखिए क्या होता है, जब आपके पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है, फिक्स रहती है। लाइक आप 0 यूनिट प्रोडक्शन करें, कितना भी करें, देखिए जैसे मैंने कहा कि अगर आप 0 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करने वाले हैं तो वहां पर टोटल कॉस्ट कुछ ना कुछ यूनिट होगी। बिकॉज टोटल कॉस्ट यूनिट जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मिलकर बनती है। तो अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 0 यूनिट पर भी कुछ ना कुछ है, यानी कि 10,000 है, मान लेते हैं 10 है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 भी क्यों ना हो तो भी टोटल कॉस्ट जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से कुछ ना कुछ होगी। तो हम कहेंगे 0 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पर भी टोटल कॉस्ट कुछ ना कुछ होती है। मींस आप कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल वहां पर होती है। और जब आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो अगर आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपके पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 है और अगर आप 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर 10 आएगी। बट अगर आप 2 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपके पास ये अचानक से हाफ हो जाएगी। मींस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास शो होती है कि जैसे जैसे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, हर यूनिट पर प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहने वाली है, जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाते जाएंगे हर आउटपुट पे मिलने वाली एवरेज कॉस्ट कम होते जाएगी, वो डिवाइड होती जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, सपोज दैट मैं अपने इंस्टीट्यूट में 2 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं और पूरे इंस्टीट्यूट का रेंट जो है 10,000 रुपये दे रहा हूं। तो बेसिकली मेरे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 की है वो मैं इन 2 स्टूडेंट से यहाँ पर बियर करूंगा। 5-5 हज़ार रुपये एक स्टूडेंट से हो रही है तो मैं इनसे 5,000 से ज्यादा ही फीस चार्ज करूंगा। बट अगर मैं इनसे फीस चार्ज करता हूं सपोज दैट 7,000 तो मुझे 2,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है। बट अगर मैं 4 स्टूडेंट्स को पढ़ाने लग जाऊं तो मेरे पास इनका जो फीस है वो डिवाइड हो जाएगी 2500। अब देखिए 2500 2500 डिवाइड हुई तो मैं 7,000 अगर फीस चार्ज करता हूं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। पहले मुझे 2,000 रुपीज का प्रॉफिट होता था, अब 4,500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। इस तरीके से जो है जब कॉस्ट बढ़ती है, मतलब कॉस्ट डिवाइड होती है, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है, बट जब मैं ज्यादा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन स्केल को बढ़ा लेता हूं तो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है तो ही प्रॉफिट इनकम होता है। तो इस वजह से लॉन्ग रन में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है और फर्म्स को ज्यादा प्रॉफिट होता है जब वो स्केल अप कर लेते हैं अपने प्रोडक्शन के, मास प्रोडक्शन बेसिकली करते हैं जब। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब देखिए ज्योग्राफिकली अगर आप एएफसी कर्व को बनाएं तो ये इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व क्या होता है, आपका एएफसी कर्व कुछ इस तरीके का होगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है, मींस कि आपके पास इस कर्व के नीचे जितने भी मैं रेक्टेंगल्स ड्रॉ करूंगी, सभी रेक्टेंगल्स मैंने यहां ड्रॉ करे, इन सभी रेक्टेंगल्स का जो एरिया है वो इक्वल होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, ठीक है, इक्वल होगा तभी ये आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनेगा। और एएफसी कर्व जो है उसके नीचे का ये कर्व मतलब रेक्टेंगल्स इक्वल एरिया को शो कर रहे होते हैं और ये कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, डिक्रीजिंग होते हैं। लाइक मैंने 10/2 का, अब मैं 10/3 करता हूं तो 3.33 आ जाएगा,
10/4 करता हूँ तो 2.5 आ जाएगा, 10/5 करता हूँ तो 2 आ जाएगा, 10/10 करता हूँ तो 1 आ जाएगा, 10/100 करता हूँ 0.001 आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहा है, बट एएफसी कर्व कभी भी यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, मींस कभी भी ये जो है जीरो नहीं हो सकता, और कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, मींस यहाँ पर भी जीरो नहीं होगा कभी भी। ये हमेशा जो है इसी तरीके से शेप जो है इसमें बनेगा, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप निकाल सकते हैं, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये वी लिख लीजिए यहाँ पर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। मींस आप जो है वेरिएबल कॉस्ट देखना चाहते हैं हर यूनिट पे कितना आ रहा है, मतलब जब आपने एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई एवरेज। जैसे मैंने कहा कि एक यूनिट ऑफ लेबर मैं इस पेन का बनाता हूं तो वेरिएबल कॉस्ट आती है 10 रुपए की, बट जब मैं 2 यूनिट बनाऊंगा तो 20 रुपए की आएगी, 3 बनाऊंगा तो 30 बनाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि जब हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो आपको लॉ ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा है आपने, लॉ ऑफ रिटर्न्स पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं, मींस कम इनपुट लगाने पर ज्यादा प्रोडक्शन, और जब कम यूनिट लगाने पर ज्यादा प्रोडक्शन आपको मिल रहा है तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी? कम आएगी ना, ठीक है। इस वजह से जो है आप ये नहीं कह सकते कि सेम वेरिएबल कॉस्ट रहने वाली, कॉस्ट कम होते चली जाती है, जब आपको डिक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं तो कॉस्ट बढ़ते चली जाती है, ठीक है, क्लियर। ऐसे आप एटीसी कैलकुलेट करना चाहते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट, तो इसका फॉर्मूला टोटल कॉस्ट बाय डिवाइडेड बाय आउटपुट, यानी कि जितना आपने यूनिट प्रोड्यूस किया है, ठीक है, क्लियर है। तो ये इस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट डिफाइन करता है कि जब आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कराते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें आपके पास कितना एडिशनल कॉस्ट इनकर होती है, जितनी एडिशनल कॉस्ट आपके पास आ रही है वही आपकी क्या होगी? मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए बहुत सारी थ्योरीज हैं जहां पर हम बात करते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होती है। अब बताइए अगर ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 है और ये 1 है तो ये 11 आएगा, अगर ये 10 ही है और ये 2 है तो ये 12 निकल कर आएगा। तो यहां से मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको? मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपके पास जो टोटल कॉस्ट बढ़ रही है वो किस वजह से बढ़ रही है? वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से बढ़ रही है। तो जो एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड हो रही है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से हो रही है। तो मार्जिनल कॉस्ट को जब आप टोटल कॉस्ट से निकालते हैं, निकाल सकते हैं, बट एक्चुअल में मार्जिनल कॉस्ट को हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकालते हैं। अभी प्रूफ करेंगे, देखिए समझते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन टोटल कॉस्ट विच इज रिजल्ट फॉर अ यूनिट चेंज इन आउटपुट। आउटपुट यूनिट में जैसे ही चेंज होता है। Other words, marginal cost is additional to the total cost of the producing of n units at a instance of n minus 1 units. n is the says that number of units in the symbol this, है ना। हम ऊपर वाली यूनिट्स मतलब नीचे वाली यूनिट से ऊपर वाली यूनिट्स को माइनस कर देते तो हमारे पास एडिशनल कॉस्ट निकल के आ जाती है। मैथमेटिकल टर्म में आप इस तरीके से लिखते हैं, यानी टोटल कॉस्ट फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स। अब इन द इंडिपेंडेंस ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट का फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी प्रूव एल्जेब्रिकली। अगर हम इसको प्रूव करें, देखिए TCN, अब ये जो TCN निकाला होगा वो कैसे निकाला होगा? EFCN प्लस TVCN को, ठीक है, ये आया। अब आपके पास यहाँ पर माइनस TVCN माइनस 1 प्लस TVCN माइनस 1 नहीं लिखेंगे आप, TFC माइनस 1 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? देखिए ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पर भी इसको n नहीं लिखेंगे, बिकॉज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या किसी यूनिट पर, हर यूनिट पर डिफरेंट है? नहीं ना, कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है तो आप इसमें n नंबर ऑफ यूनिट्स का क्या हुआ भाई, किस यूनिट पर कितना है कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास ये प्लस में है और ये माइनस अंदर हो जाएगा, तो देखिए प्लस माइनस माइनस कैंसिल, तो आपके पास TVCN माइनस TVCN माइनस 1 ही फॉर्मूला बच गया। मीन्स मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 टर्म, ठीक है। तो हम जो है हमेशा मार्जिनल कॉस्ट जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट से निकालेंगे। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व कुछ इस तरीके का आप बनाएंगे यू शेप का, और इसके नीचे का जो भी एरिया होता है, लाइक ये एरिया आपके पास TVC शो करेगा, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट हुई किससे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व के नीचे का जो भी एरिया होगा वो TVC शो करेगा MC कर्व के बीच का, ठीक है। कर्व के बारे में पढ़ेंगे, सभी कॉस्ट कर्व्स और उनके रिलेशंस क्या होते हैं उनके बारे में जो है जानेंगे। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टोटल कॉस्ट से, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि जो आपके पास टोटल कॉस्ट है वो बनती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो टीसी इक्वल्स टू टीवीसी प्लस टीएफसी, ठीक है, ये आपके पास होता है। अब देखिए टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट है आपकी, उसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड होती हैं। अब अगर यहाँ पर हम इनके बीच में रिलेशंस के बारे में बात करें, उनकी कर्व की शेप्स के बारे में बात करें, तो सिंपल है, जब हम टोटल कॉस्ट कर्व को बनाएंगे तो टोटल कॉस्ट आपके पास, जब हम कुछ भी यूनिट्स को प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे तो भी आपके पास टोटल कॉस्ट कुछ ना कुछ होगी। बिकॉज रीजन क्या है, देखिए टोटल कॉस्ट अभी मैंने लिखा टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है। और जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है आपके पास, जब अगर आप कुछ प्रोडक्शन करें या ना करें आपको फिक्स्ड कॉस्ट आती ही आती है। लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं फैक्ट्री का रेंट, अगर आप प्रोडक्शन करें या ना करें आपको फैक्ट्री का रेंट जो है वो पेड करना ही करना पड़ेगा, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है। अभी मैं इसको 10 मान लेता हूँ, और कुछ अगर आप यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट 0 आ रही होगी आपकी, तो आप देखेंगे कि टोटल कॉस्ट जो है वो 10 आ रही है। मींस टोटल कॉस्ट आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के यहाँ पर और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के यहाँ पर क्या है, इक्वल है, जब आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे। तो जब भी आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे होंगे टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बनाएंगे तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व आपका जो यहाँ पर अगर आप कॉस्ट दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप आउटपुट दिखा रहे हैं तो आपके पास थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होते हुए इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से ये इस तरीके से क्यों जा रहा है, ये जो शेप है ये क्यों है ऐसा, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये शेप मैंने ऐसा ही क्यों लिया, क्योंकि टोटल कॉस्ट आपके पास स्टार्टिंग में क्या होती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर्म की वजह से जो है डिक्रीजिंग फॉर्म में होती है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन की वजह से। यानी कि आपने देखा होगा जब आपने प्रोडक्शन कर्व तो टीपी कर्व बनाया होगा तो टीपी कर्व इस तरीके से होता है आपके पास, ठीक है। ये क्यों होता है, रीजन क्या है, देखिए ध्यान से समझेंगे। आपके पास जो है टोटल कॉस्ट कर्व जो है हमेशा टोटल प्रोडक्शन कर्व की वजह से होता है, और टोटल प्रोडक्शन टीपी जो है आपका स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग रेट होता है। फिर टीपी में आपके पास डिक्रीजिंग रेट देखने को मिलती है, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट। देखिए जैसे मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पर ग्राफ बनाकर भी बता देता हूं, तो आपको टीपी कर्व आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा हुआ होगा, पढ़ा था ना टीपी कर्व इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन कर्व इस तरीके से आपका स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट एट इंक्रीजिंग रेट। मीन्स जब आप एक यूनिट ऑफ इनपुट लगा रहे हैं तो उससे आपके पास जो टोटल प्रोडक्शन है 10, फिर जैसे ही आपने दूसरा लगाया तो आपके पास टोटल यूनिट आई 12, और जब आपने 3 यूनिट लगाई तो आपके पास ये 36 आया। मीन्स यहाँ पर अगर आप देखें प्रोडक्शन 12 यूनिट से बढ़ गया, यहाँ पर आप प्रोडक्शन देखें तो 14 यूनिट से बढ़ गया। मींस आपके पास एक एक इनपुट यानी एक लेबर, मान लीजिए यहाँ पर इनपुट को एक यूनिट ऑफ लेबर आपका बढ़ाने पर आपके पास प्रोडक्शन पहले 10 हुआ, फिर 12 से बढ़ा, फिर 14 से बढ़ा। मींस आपके पास इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है, और आपके पास जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। बिकॉज देखिए ध्यान से समझिए, अगर आप एक लेबर को 100 रुपए देते हैं तो 100 रुपए से आप जो है 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। बट अगर आप 2 लेबर का यूज करते हैं तो 2 लेबर्स को आप 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन, मतलब 200 यूनिट जो है वो देंगे, तो 200 रुपए दे रहे होंगे, और 200 रुपए दे रहे होंगे और यूनिट कितना प्रोडक्शन हो रहा होगा, 22 यूनिट। तो अगर हम यहाँ पर यूनिट प्राइस निकालें 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 10 आएगा, और अगर आप यहाँ पर यूनिट प्राइस निकालें तो 200 डिवाइडेड बाय 22 आएगा। तो अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 8 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको। और इसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर 3 यूनिट जब आप लगा रहे हैं तो 3 लेबर्स को 300 रुपए दे रहे होंगे, और वो यूनिट्स कितना करके दे रहे हैं आपको प्रोडक्शन, 36 यूनिट्स का। तो आपके पास कितना आएगा एक यूनिट का, 300 डिवाइड बाय 36। तो आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 8 से भी नीचे या 8 के आसपास आएगा। तो यहां से क्या समझ में आएगी, मतलब कि जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है तो आपके पास जो कॉस्ट्स हैं वो क्या हो रही होती हैं, वो डिक्रीज हो रही होती हैं। इस वजह से टोटल कॉस्ट फंक्शन आपका डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है। इंक्रीज तो होती है कॉस्ट बढ़ तो रही है, 100 200 300 तरीके से बढ़ तो रही है, बट जो रेट है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है।
इस वजह से कॉस्ट फंक्शन स्टार्टिंग में आपके पास डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है, फिर इसके बाद ये जो है आपके पास इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाता है। देखिए कैसे, जब इस वाले पोर्शन में यानी कि ये वाला जो पार्ट है आपके पास, इस वाले पोर्शन में जब आपके पास प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है, मींस आपके पास जब आप 1 यूनिट इनपुट लगाते हैं तो प्रोडक्शन 10 यूनिट, 2 यूनिट लगाते हैं तो आपके पास प्रोडक्शन जो है लाइक मैं कहता हूँ 18, और जब 3 यूनिट आप प्रोडक्शन लगाते हैं तो 24 यूनिट। तो आप अगर यहाँ देखेंगे 8, यहाँ पर देखेंगे 6, तो मींस आपके पास जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप एक लेबर को 100 रुपए देते हैं और 10 यूनिट वो बना रहा है तो पर यूनिट आपके पास 10 निकल के आया। आप 2 लेबर लगा रहे हैं तो 2 लेबर को 200 रुपए दे रहे होंगे, टोटल यूनिट 18 बना रहे हैं वो, और 200 डिवाइड बाय 18 अगर आप करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 11 आ जाएगा या 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मतलब 10 से ज्यादा आएगा। तो कॉस्ट इंक्रीज हो गई पर यूनिट। आपके पास 3 यूनिट अगर आपने लेबर को लगाया तो आपके पास यहाँ पर 300 रुपए आपको देने पड़े, और जो कि 24 यूनिट्स को बना रहे हैं तो 300 डिवाइड बाय 24, तो आप देखेंगे कॉस्ट आपके पास अगेन 13-14 की अप्रोक्सीमेटली आएगी। तो आपकी जो कॉस्ट है वो फिर अगेन बढ़ तो रही है, देखिए 100, 200, 300 कॉस्ट बढ़ तो रही है, बट जो बढ़ने की रेट है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और जब प्रोडक्शन कम होता है तो लगातार कॉस्ट जो है इंक्रीज होते हुए चली जाती है। अब आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि ये इस टाइप की शेप का ही टोटल कॉस्ट कर्व क्यों होता है, क्या रीजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आपके पास जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। अगर आप यहां पर देखें तो ये आपके पास कुछ इस टाइप से कर्व जो है बन जाएगा, जहां पर टीएफसी कर्व जो है आपका, टीएफसी कर्व, यहां पर आउटपुट ली हुई है हमने, यहां पर कॉस्ट ली हुई है। अब देखिए जब आप 0 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, अगर आपने 10 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट आई है तो 10 रुपए की रहेगी। अगर आपको फैक्ट्री का रेंट 10 रुपए देना पड़ता है 10 ही रहेगा। अगर आप 1 यूनिट भी प्रोडक्शन करते हैं तो भी आपको 10 ही देना पड़ेगा। 2 यूनिट का भी करते हैं, 3 यूनिट का भी करते हैं, 4 यूनिट का भी करते हैं, मींस आप कितना भी यूनिट्स का प्रोडक्शन कर लीजिए, आपके पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, आगे तो आप कह सकते हैं टीएफसी कर्व जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर्व होता है। टीवीसी कर्व की अगर आप बात करें, टीवीसी कर्व जो है अगेन आपके पास 0 से स्टार्ट होगा, बिकॉज जब कुछ भी यूनिट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो कॉस्ट भी कितनी होगी, 0 होगी। और इसके बाद ये जो है अगेन इस तरीके से इंक्रीज होते हुए जाएगा, जिस तरीके से आपके पास टोटल कॉस्ट कर्व इंक्रीज हो रहा था, तो ऐसे ही आपके पास टीवीसी कर्व भी इंक्रीज होगा। रीजन क्या है, रीजन है वही सेम प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट। मतलब आपके पास जिस तरीके से जैसे जैसे कॉस्ट जो है प्रोडक्शन इंक्रीज होते जाता है, वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। लाइक प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास कॉस्ट कर्व जो है आपका डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगा, और जब आपका प्रोडक्शन जो है डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगा तो आपकी कॉस्ट जो है इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगी। बिकॉज कम यूनिट में आप ज्यादा प्रोडक्शन बना पाएंगे तो कॉस्ट कम आएगी, और जब आप ज्यादा यूनिट में कम प्रोडक्शन कर पाएंगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी। यही रीजन होता है। तो अगेन आपके पास टीवीसी कर्व का शेप आपको यही मिलने वाला है। आगे अगर हम इनके बीच के रिलेशंस के बारे में बात करें, रिलेशनशिप बिटवीन ठीक है टीसी, टीवीसी और टीएफसी कर्व्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ आउटपुट और यहाँ पर कॉस्ट्स कर्व दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ टीएफसी कर्व। तो टीएफसी कर्व तो आपको पता ही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है टीएफसी कर्व। ठीक है, और इसके बाद हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ठीक है, सॉरी दोस्तों, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व यानी कि टीवीसी कर्व, और इसके बाद हम ड्रॉ कर लेते हैं टीएफसी कर्व। ओ सॉरी, ये ना इसके बिल्कुल पैरेलल जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए पैरेलल जा रहा है, ऊपर वाला पार्ट नहीं जा रहा है ना, दोबारा से बना। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट कर्व। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आपके पास यहां पर ओरिजिन पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट यानी 0 पर जब आप कुछ भी यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते हैं तो भी आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट आ रही होती है। इस वजह से टोटल कॉस्ट कर्व जो है थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है
Q इक्वल्स टू जब 0 होता है तो टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होती है, बिकॉज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से टोटल कॉस्ट अकर हो रही होती है। सिंपल सा लॉजिक है ना। अब अगर आप देखें तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो है, यानी कि आप अगर TFC इक्वल्स टू देखें तो TFC प्लस TVC होता है, तो आप कहेंगे कि आपके पास अगर ये 11 है तो मीन्स अगर ये 10 होगा और ये 1 होगा, और अगर ये 12 है तो ये 10 होगा और ये 2 होगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके पास जो टोटल कॉस्ट है, आपके पास जो टोटल कॉस्ट है और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसके बीच का डिफरेंस, यानी कि TC माइनस TVC इक्वल्स टू आपके पास TFC होता है, उसके बीच का डिफरेंस TFC है। और ये जो TFC है वो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो मींस आप ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस बिटवीन TC एंड TFC कर्व्स है इट इज पैरेलल, ये बिल्कुल पैरेलली जाएंगे, पैरेलली जाएंगे। बिकॉज क्यों जाएंगे, क्योंकि आपके पास TC और TVC के बीच का डिफरेंस जो है TFC है, और TFC इज फिक्स, TFC इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है, ये तो चेंज होता ही नहीं है। और अगर ये चेंज नहीं होता तो ये दोनों कर्व एक दूसरे के पैरेलली ऊपर की ओर जाते हुए जाएंगे, और यहां पर इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो है कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये इसके बीच में क्या है, रिलेशन है। और आप कह सकते हैं TC और TVC का जो है एक दूसरे के पैरेलली जो है आगे इंक्रीजिंग होते चले जाते हैं, और ऑर्डर सेम रहता है। अगर आपके पास प्रोडक्शन जो है इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है तो कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन फिर इसके बाद आपका डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है तो कॉस्ट आपकी जो है इंक्रीज होती है एट अ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, और जब प्रोडक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट होता है तो इंक्रीजिंग रेट पर आपके पास कॉस्ट कर्व्स बढ़ते हुए चले जाते हैं। सिंपल दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट आपके पास कॉस्ट कर्व क्या हो रहे हैं बताइए, डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहे हैं, फिर इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहे हैं, और कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। पहले डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहे हैं, फिर इंक्रीज होते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, बिकॉज जहां पर आप बात करते हैं प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वहां पर देखने को मिलते हैं, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से कॉस्ट कर्व में आपके पास इफेक्ट चेंजेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। क्लियर, यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीजें। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स की। मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व यानी कि MC, ठीक है, MC कर्व की बात कर लेते हैं। तो जब आप MC कर्व की बात करते हैं तो बेसिकली MC कर्व क्या होता है, आपके पास MC शो क्या करता है, बेसिकली शो करता है एडिशनल कॉस्ट, यानी कि आपके पास MC बताएगा कि एक एडिशनल कॉस्ट क्या होगी, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड एडिशनल लिख दीजिए, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। आउटपुट की एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की आपके पास एडिशनल कॉस्ट है। तो आपके पास जो MC है आप लिख सकते हैं TCN माइनस TCN माइनस 1। बट बच्चे आपके पास ये फॉर्मूला ना गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट की वजह से मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंस निकल के आएगा, वो बात समझ में आती है। बट टोटल कॉस्ट क्यों चेंज होती है, क्या अंतर है, वो क्यों चेंज हो रहा है, उसका सिंपल सा अंतर है, वो इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही चेंज होती है। तो आपके पास अगर टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज हो रही है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ही यहां पर MC का चेंज होने का रीजन मान लें, और MC कर्व का MC का फॉर्मूला लिख दें TVCN माइनस TVCN माइनस 1, बिल्कुल सही होगा, है ना। क्लियर। अब अगर हम इस ग्राफ को, इस कर्व को देखें तो आपके पास MC कर्व जो है वो इस तरीके से होगा, ठीक है। MC कर्व आपके पास इस तरीके से होगा। अगेन इसका ऐसा शेप क्यों है, ये U शेप का कर्व होता है, U शेप्ड कर्व, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब समझते हैं, देखिए कैसे। आपने MP कर्व पढ़ा होगा, ये MP कर्व होता था। जब आपके पास टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। और जब मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा मींस हर यूनिट की एडिशनल, आपके पास हर यूनिट का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हर एक यूनिट की एडिशनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है
तो आपके पास एडिशनल कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी भाई। मतलब एक यूनिट लगाने पर ज्यादा प्रोडक्शन आ रहा है तो हर एक यूनिट ज्यादा लगाने पर कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। इस वजह से आपके पास जो कॉस्ट कर्व है यहां पर आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग है, कॉस्ट कर्व क्या है यहां पर, डिक्रीजिंग है। फिर इसके बाद ये कांस्टेंट हो चुका है, मतलब ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कहेंगे कि इस पॉइंट के बाद टोटल प्रोडक्शन में चेंज देखने को मिला और टोटल प्रोडक्शन आपका इसके बाद से जो है इंक्रीज हुआ बट डिक्रीजिंग रेट पर, डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हुआ। इस वजह से यहां पर आपके पास ये पार्ट जो है प्रोडक्शन डिक्रीज होना हुआ शो कर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन। और जब मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो कॉस्ट क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। भाई हर यूनिट का प्रोडक्शन आपके पास कम होते जा रहा है हर यूनिट के इनपुट लगाने से, बट हर यूनिट का आप जो प्राइस दे रहे हैं उसको वो तो सेम है। तो इसका मतलब क्या है, जो आप उसको प्राइस दे रहे हैं उससे अब वो कम आउटपुट आपको निकाल के दे रहा है हर यूनिट पर, तो आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट आपकी बढ़ती हुई होगी, तो कॉस्ट आपकी इंक्रीजिंग फॉर्म में होगी। और यहां पर आपके पास मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है, मैक्सिमम एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप कहेंगे यहां पर मिनिमम आपकी यहां पर इस पॉइंट पे क्या आ रही है, कॉस्ट आ रही है, आपका मिनिमम एमसी है, ठीक है, मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट बिकॉज ऑफ मार्जिनल मैक्सिमम आउटपुट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आया। अब अगर आप एमसी कर्व के नीचे ये जो शेडेड पार्ट है, इसको जो मैं शेड कर रहा हूं, इस पार्ट को अगर देखें तो ये सारा का सारा पार्ट जो है आपका होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्यों होता है जरा देखिए, समझते हैं। अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को निकालना चाहते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट को कैसे निकाला था आपने मार्जिनल कॉस्ट को निकाला था कि आप जो है प्लस कर दें किस चीज को, आपके पास डिफरेंस कर दें बेसिकली टोटल कॉस्ट को, यानी कि आप जो है यहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट की यूनिट्स को नेक्स्ट वाली यूनिट से माइनस करते हुए जाएं तो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाता था, है ना। इसी तरीके से अगर आप सभी मार्जिनल कॉस्ट को प्लस कर दें तो क्या वो टीवीसी नहीं होगा, यानी कि अगर मैं कहूं टीवीसी इक्वल्स टू सिग्मा एमसी तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल। सभी एमसीज को अगर जोड़ दें तो क्या वो टीवीसी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम कहते हैं एरिया अंडर या बिलो दी एमसी कर्व आर कॉल्ड टीवीसी, ये आपके पास क्या होगा, टीवीसी होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर बच्चे, यहां तक सभी को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे आपके पास है एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट। अब देखिए एवरेज कॉस्ट कर्व्स यानी कि एसी आप बेसिकली कहते हैं इनको, तो आपके पास एसी इक्वल्स टू होता है एवीसी प्लस एएफसी। तो एक एक करके समझते हैं चीजों को। सबसे पहले एएफसी को समझते हैं। एएफसी है आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ओ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या शो करता है कि आपके पास एएफसी का फॉर्मूला है टीएफसी अपॉन में क्यू, मींस आप हर यूनिट पर यूनिट जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देखना चाहते हैं कि हर यूनिट पर कितना आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है, तो वो आप देखेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आप उसको कहेंगे। लाइक मैं कहता हूं 100 रुपीज की फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है, एक यूनिट आप बना रहे हैं तो 100, आपने 2 यूनिट्स बनाई तो 50, आप कहेंगे 3 यूनिट्स आपने बनाई तो 33.33, आपने 4 यूनिट्स बनाई तो आपके पास 25। मींस जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। मींस आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कवर अप होते जा रही है बाकी अदर यूनिट्स पे, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी कांस्टेंट है, बट जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हैं प्रोडक्शन को तो आपकी हर यूनिट पर, हर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पर वो फिक्स्ड कॉस्ट शिफ्ट होते चली जाती है, और जैसे जैसे ज्यादा यूनिट्स आप बनाएंगे तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, बहुत कम होती जाएगी। मींस अगर आप 100 यूनिट बनाते हैं तो 1 रुपए ही एक यूनिट पर फिक्स्ड कॉस्ट आ रही होगी, और अगर आप 1000 यूनिट बनाते हैं तो आपके पास ये 0.1 आ जाएगा। लेकिन कभी भी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नेवर बिकम जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी कि एएफसी कभी भी आपके पास जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको कितनी भी यूनिट से डिवाइड कर लें कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। अब ऐसे अगर इसका ग्राफ का शेप अगर आप देखें तो ये कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, इस तरीके का। क्यों दिखेगा इस तरफ ही, क्या सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि आपके पास हर यूनिट पर कॉस्ट क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। जैसे ये है आपके पास 1 यूनिट का प्रोडक्शन, और अगर आपने 2 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो इतना आपके पास, 3 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो इतना,
4 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो इतना, 5 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो इतना। तो आप देख रहे हैं लगातार आपकी कॉस्ट जो है बिल्कुल हाफ होते जा रही है पिछले वाले से भी, ठीक है। तो ये लगातार डाउन होते जा रही है, और ये आपके पास कभी भी यहाँ पर एक्स एक्सेस को टच नहीं होगा, ना ही कभी वाई एक्सेस को टच होगा, बिकॉज ये जीरो करेंगे आप प्रोडक्शन तो इन्फिनिटी आ जाएगा। और अगर आप कुछ भी जितना मर्जी प्रोडक्शन कर लीजिए, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर शो होगी, तो वहां पर एक्स एक्सेस को टच नहीं करेगा। तो आप कह सकते हैं कि एएफसी कर्व जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। क्यों होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व? बिकॉज एएफसी कर्व के पास जितने भी ये रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, इन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। एरियाज जो हैं, एरिया बिलो द एएफसी कर्व, एरिया ऑफ, ठीक है सॉरी, एरिया ऑफ ऑल, एरिया ऑफ ऑल rectangles below the AFC curve are same, ठीक है। सबका एरिया क्या है? सेम है। और जब भी किसी कर्व के नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स आप ड्रॉ करते हैं सबका एरिया सेम होता है, तो आप उसको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। आगे हम बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप निकालते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से यूनिट्स को आउटपुट डिवाइड करके। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखते हैं कि हर यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आपको अकर हो रही है, यानी कि आप हर यूनिट पर कितना वेरिएबल कॉस्ट देख रहे हैं। तो आप इस तरीके से इसको समझेंगे, लाइक जैसे आपके पास ये कर्व ना कुछ इस तरीके का होगा, ये भी अगेन आपके पास यू शेप कर्व होता है, ठीक है। यू शेप इसलिए होता है बिकॉज देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व से बना है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट याद करिए कैसा कैसा होता था। स्टार्टिंग में आपके पास इंक्रीजिंग रेट पर जाता था प्रोडक्शन आपके पास, जिसकी वजह से कॉस्ट आपके पास डिक्रीजिंग रेट पर होती थी। फिर प्रोडक्शन आपके पास क्या होता था? डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता था, जिसकी वजह से कॉस्ट आपकी क्या होती थी? डिक्रीज होती थी, मतलब आपकी इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होती थी, सॉरी इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रही होती थी, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में अगर आपकी कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट पर जा रही होती है तो आपका एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो कॉस्ट है आपका वो भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। और फिर एक मिनिमम कॉस्ट का पॉइंट आता है, और उसके बाद लगातार आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होते जाती है, बिकॉज आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो है वो इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है। इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है मींस हर यूनिट, मतलब एवरेज की बात आप कर रहे हैं ना, पर यूनिट जो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होते हुए जाती है। इस वजह से आपके पास एबीसी कर्व भी यू शेप्ड का कर्व होता है, यू शेप्ड, ठीक है। ये भी यू शेप का कर्व होगा, और रीजन लिख सकते हैं आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जब भी बात आएगी तो वही सब आप समझाएंगे कि इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज, डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज, उसी सबको जो मैंने पीछे आपको समझाया। अब हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट कर्व की। तो एवरेज कॉस्ट कर्व जो है इन दोनों कर्व जैसा ही होगा आपके पास, बस थोड़ा सा ऊपर होगा, यू शेप का होगा ये भी, बट थोड़ा सा ऊपर होगा, बिकॉज क्योंकि एवरेज कॉस्ट आपके पास बनती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिलाकर, तो दोनों को मिलाकर बनेगी, तो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा। और एवरेज कॉस्ट को आप एटीसी भी कहते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट, और इसको आप जो है निकालते हैं टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट। हर यूनिट्स को अगर आप टोटल कॉस्ट से डिवाइड करते जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और ये भी यू शेप का होता है, बिकॉज अगेन टोटल कॉस्ट का कैसा होता था आपके पास? स्टार्टिंग में डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता था, फिर इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता था। तो जब डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता था तो पर यूनिट कॉस्ट जो है डिक्रीज होगी, और जब इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता था तो पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होगी, और बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये मिनिमम लेवल पर होंगी, बिकॉज ये जो कर्व है आपका बनता है ये एपी कर्व से। और एपी कर्व किस तरीके से होता था? इस तरीके से, ये एपी कर्व है, एवरेज प्रोडक्शन कर्व। एवरेज प्रोडक्शन स्टार्टिंग में क्या होता था आपके पास? बढ़ता था, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पर आकर प्रोडक्शन जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जहां पर मैक्सिमम प्रोडक्शन वहां पर कॉस्ट मिनिमम, और जहां पर प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है वहां कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, और जहां पर आपके पास प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है मींस आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल कर्व्स होते हैं, ठीक है। सिंपल है बच्चे, आया समझ में आपके पास? अब हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन AC
AFC और ABC। ठीक है, तो इन कर्व्स के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए आपके पास सबसे पहले हम बनाते हैं ABC AFC कर्व। तो AFC कर्व कुछ इस तरीके से होता है आपके पास AFC कर्व। ठीक है, नीचे की ओर डाउनवर्ड, और रीजन अभी हमने देखा ही, वही सेम आपको यहाँ पर लिखना है। और नेक्स्ट अगर हम देखें आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व ABC। ठीक है, फिर नेक्स्ट कर्व आपके पास आएगा आपका AC कर्व। ठीक है, ये आपका AC कर्व हो गया। सिंपल। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इनको। आपके पास ये जो कर्व्स हैं, यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। AFC कर्व आपका कंटिन्यूअसली फॉलिंग होगा, बिकॉज जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके पास पर यूनिट कॉस्ट जो है, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होते जाएगी, बिकॉज हर यूनिट पर जो है ये डिवाइड होती चली जाएगी आपकी कॉस्ट। बट अगर आप बात करते हैं कि AFC और ABC की यहाँ पर, तो आप इसको एक डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि जो AC होता है वो AFC प्लस ABC के इक्वल होता है, और आपको पता है AFC कंटिन्यूअसली फॉलिंग है, कंटिन्यूअसली फॉलिंग होने वाला है। ठीक है, कंटिन्यूअसली फॉलिंग होने वाला है। तो अगर ये कंटिन्यूअसली फॉलिंग होने वाला है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, यानी कि डिफरेंस बिटवीन AC एंड AVC भी कंटिन्यूअसली फॉलिंग होगा। ठीक है, सिंपल है ना, ये भी तो कंटिन्यूअसली फॉलिंग होगा, क्योंकि जब आपके पास दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस है AFC, और अगर AFC आपके पास कंटिन्यूअसली फॉलिंग होने वाला है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी तो कंटिन्यूअसली फॉलिंग होने वाला है। तो आप कहेंगे AC और AVC के कर्व के बीच का डिफरेंस आगे जाते हुए, प्रोडक्शन बढ़ते हुए कम होते जाता है। बट एक रीजन है, आपके पास AC एंड AVC कर्व आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। रीजन क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। रीजन है आपके पास कि AFC कभी भी नॉट इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा, मतलब जीरो नहीं होगा, और अगर AFC कभी जीरो नहीं होगा तो क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं? मतलब मैंने अगर AC इक्वल्स टू AFC प्लस ABC लिखा है, तो अगर ये जीरो होगा तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। देखिए ना, 10-10 तभी तो आएगा, और AFC कभी जीरो होता ही नहीं है। तो AFC कभी जीरो नहीं होता तो आप ये नहीं कह सकते कि AC इक्वल्स टू ABC कभी होगा। और जब ये दोनों ही इक्वल नहीं होंगे तो क्या ये कभी आगे जाकर इंटरसेक्ट करेंगे? यहाँ कहीं आगे जाकर नहीं करेंगे, कहीं भी जाकर ये इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। क्लियर? यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। आगे दो टॉपिक्स को और डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड AC कर्व्स। ठीक है, AC MC कर्व्स के बीच में रिलेशन को MC कर्व AC कर्व। ठीक है, तो आप देखें यहां पर ये अपने मिनिमम पॉइंट पे, ये यहां पर। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या है इसमें? पहला रिलेशन है आपके पास MC आपके पास जो है लेस देन है किससे? AC से। ध्यान से समझिएगा, इस वाले पार्ट की बात हो रही है यहाँ पर, इस वाले पार्ट की। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका MC कर्व लेस देन है AC कर्व से। AFC AC अप हो गए इसके, तो आपके पास MC कर्व देखिए डिक्रीज हो रहा है, MC कर्व डिक्रीज हो रहा है, फॉल हो रहा है, और यहां पर जाकर मिनिमम हुआ और यहां पर जाकर ये इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। बट इस पोर्शन की अगर हम बात करें, मतलब इस लाइन से इधर इधर के वाले के पार्ट की बात करें, तो यहां पर एक्चुअल में आपका AC कर्व ही फॉलिंग है। AC कर्व ही आपके पास यहां पर क्या है? फॉलिंग है। आपके पास MC कर्व फॉलिंग नहीं है, बिकॉज MC इसके बाद इंक्रीज भी हो रहा है, इस वजह से आप ऐसा कहेंगे। और सेकंड पॉइंट आप कहेंगे, सेकंड रिलेशन इसके बाद MC इक्वल्स टू AC। आपके पास अगर ये दोनों बराबर हैं, ये इस पॉइंट पर MC इक्वल्स टू AC आपके पास देखने को मिल रहा है। इस पॉइंट पर आपके पास यहां पर AC जो है अपने मिनिमम पॉइंट है, AC एट मिनिमम पॉइंट, इसके मिनिमम पॉइंट पर ये अचीव हो रहा है यहां पर। और
MC अपने मिनिमम पॉइंट पर AC कर्व से पहले अचीव हो जाता है। नेक्स्ट इस वाले पोर्शन की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड में आप देखेंगे कि MC ग्रेटर देन है आपके पास AC से, MC ग्रेटर देन है, इसके ऊपर जा रहा है, AC नीचे है, तो आप कहेंगे कि जो MC है वो आपके पास इंक्रीजिंग हो रहा है और AC भी इंक्रीज हो रहा है। तो सर किसको लिखें हम, MC इंक्रीजिंग है, AC इंक्रीजिंग है? बच्चे मैं कहूंगा AC इंक्रीजिंग लिखिए, बिकॉज इस पॉइंट के बाद से अगर आप देखें तो AC इंक्रीजिंग है, MC इंक्रीजिंग नहीं है। MC इस वाले पॉइंट के बाद से इंक्रीजिंग है, तो आप यहां से लिख सकते थे कि इसको इंक्रीजिंग है, बट इस वाले पोर्शन की बात हो रही है यहां पर, इस वाले की, तो इस वाले की जब भी बात हो रही है तो यहां पर AC ही इंक्रीजिंग है। तो ये तीन रिलेशन होते हैं MC AC कर्व के बीच में, ठीक है। ऐसा ही सेम रिलेशनशिप आपके पास होता है, रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड AVC कर्व्स, ठीक है। सेम रिलेशन होता है, देखिए बना के बता देता हूं आपको, टेंशन मत लीजिए। ये आपका MC कर्व है, ठीक है, और ये आपका जो है AVC कर्व है, ठीक है। तो देखिए सेम रिलेशन, यहाँ पर ये मिनिमम पॉइंट पर अचीव हो रहा है, ठीक है, और इससे पहले AVC डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम है तो ये मिनिमम पॉइंट पे, मतलब ये मिनिमम पॉइंट पे अपने जब दोनों इक्वल हैं, है ना, MC इक्वल्स टू AVC, तो आपके AVC मिनिमम पॉइंट पर है। फिर इसके बाद इस वाले पोर्शन में आपके पास MC ग्रेटर देन है AVC पे, तो AVC इंक्रीजिंग है, और इस वाले पार्ट में आपके पास MC लेस देन है AVC, तो आपके पास AVC जो है फॉलिंग कर्व है, ठीक है, सिंपल है ना, सेम रिलेशन है इसके बीच में। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा सभी कॉस्ट कर्व्स के बारे में, आपको रिलेशंस के बारे में पता चला होगा कि इन कॉस्ट कर्व्स के बारे में क्या क्या कैसे कैसे रिलेशंस होते हैं। तो जब हम लॉन्ग रन कॉस्ट थ्योरीज की बात करते हैं, वो भी ट्रेडिशनल थ्योरीज की, तो सबसे पहले आपको एनवेलप कर्व के बारे में पढ़ना होता है, जिसे आप प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है एनवेलप कर्व है वो आपको बताता है कि लॉन्ग रन में आपके पास मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर आएगी, जहाँ पर आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बारे में भी पढ़ते हैं। लाइक दैट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपने बहुत सारे एवरेज कॉस्ट कर्व पढ़े होंगे, और एवरेज कॉस्ट कर्व जो है यू शेप के होते हैं, और उनमें यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट होती है, और यू शेप के इसलिए होते हैं बिकॉज वेरिएबल फैक्टर के प्रोडक्शन यहाँ पर लग रहे होते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो उसके वजह से मिनिमम कॉस्ट पर हमारे पास जो मैक्सिमम प्रोडक्शन जहाँ पर आता है वहाँ पर हमारी मिनिमम कॉस्ट आती है। तो अगर मेरे पास 2 3 4 प्लांट हैं लॉन्ग टर्म में, मैं अपनी फिक्स कैपिटल को भी बढ़ा पा रहा हूँ, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि मैं सभी प्लांट्स में से सबसे मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर लेकर आ पा रहा हूँ। तो जितने भी मेरे पास एवरेज कॉस्ट कर्व होते हैं जो कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हैं, और उन सभी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को अगर मैं कंबाइन कर दूं, या एक एनवलप कर्व इसे किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि एक हम शॉर्ट रन जितने भी एवरेज कॉस्ट कर्व हैं उनको एक एनवलप में अगर डाल दें तो वहां पर आपके पास सभी के मिनिमम पॉइंट से कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, और उन सभी पॉइंट्स को अगर आप मैच करेंगे तो आपके पास मिल के आएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जिसको आप एनवलप कर्व भी कहते हैं। देखिए आप यहाँ पर कह सकते हैं इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स अज्यूम दैट बिकम द वेरिएबल, सबको आप चेंज कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में आपके पास ये प्लानिंग कर्व कहलाता है, सेंस द गाइड टू द एंटरप्रेन्योर टू डिसीजन टू प्लान द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द आउटपुट, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास देखिए एनवलप कर्व है, तो सबसे पहले मैं आपको फिगर पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक LAC कर्व बनाया हुआ है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और यहाँ पर आप देख सकते हैं SAC 10 SAC मैंने बनाया, यानी कि 10 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व आपके पास यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो एवरेज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो हर किसी एक ना एक पॉइंट पर जो है ये कर्व क्या कर रहा है, टच कर रहा है, हर किसी को एक ना एक पॉइंट पर ये कर्व टच करते हुए यहाँ पर इस तरीके से मैंने शेप से बनाया है। तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है आपके पास, वो सभी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को क्या करता है, कंबाइंड करके बनाया जाता है, जहां पर आप देखते हैं कि उस प्लांट को बनाने की मिनिमम कॉस्ट क्या होगी। लाइक मैं कह सकता हूं कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की इतनी यूनिट्स बना रहे हैं तो इतनी यूनिट्स बनाने के लिए सबसे मिनिमम कॉस्ट यही है, इतनी यूनिट्स बना रहे हैं तो इसके लिए ये है। अगर आप अभी आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैं इस पॉइंट पर मिनिमम कॉस्ट आएगी ना शॉर्ट रन में, बट इस पॉइंट पे तो मैं सेकंड यूनिट बना रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि सेकंड यूनिट बनाने की मिनिमम कॉस्ट क्या है, ये वाली। लेकिन ये अब देखिए SSC 1 के लिए मिनिमम है, बट SSC 2 में तो और नीचे आ रहा है ना, तो इस पॉइंट पर मिनिमम पॉइंट मिल रहा है। फिर इसी तरीके से थर्ड यूनिट पर, फोर्थ यूनिट पर, फिफ्थ यूनिट पर, सिक्स यूनिट, 6 7 8 9, इस तरीके से जो है हमने कुछ मिनिमम पॉइंट्स निकाले हुए हैं अलग अलग यूनिट्स के प्रोडक्शन करने के लिए।
तो आपके पास ये जितने भी शॉर्ट रन है, लाइक मैं कह सकता हूं कि कंपनी के पास प्लांट है, वो 10 प्लांट है कंपनी के पास। अब 10 के 10 प्लांट में सबके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व दिए हुए हैं, और अगर मैं कुछ सर्टेन यूनिट्स यहां पर क्या करना चाहता हूं, आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो हर प्लांट मुझे इतना मिनिमम कॉस्ट जो है वो दे रहा है, जो कि हर प्लांट से मैं ये निकाल पा रहा हूं। तो अगर मैं हर प्लांट से मिलने वाली एवरेज कॉस्ट को यहां पर कंबाइंड कर दूं, मतलब एवरेज कॉस्ट जो शॉर्ट रन वाली थी उसको अगर हम कंबाइंड कर दें, तो आपके पास निकल के आ जाता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जहां पर आपके पास दोनों फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं। मींस आप फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं। इस वजह से आपकी कॉस्ट जो है स्टीपली देखिए डाउन जा रही है, फिर ये जो है स्टीपली अपवर्ड भी जा सकती है। बट अभी हम अगर मॉडर्न थ्योरीज के बारे में बात करें, तो कभी भी कॉस्ट कर्व जो है लॉन्ग रन में अपवर्ड नहीं जाता, बिकॉज वहां पर वो मान के चलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कॉन्सेप्ट को। अभी हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। बट अभी आपको जो समझना है वो क्या समझना है कि ये जो कर्व है यहाँ पर आपके पास वो नीचे जा रहा है, बिकॉज स्टार्टिंग में जब आपके पास दोनों फैक्टर्स को आपने बढ़ाया तो आपके पास कॉस्ट जो है वो क्या हुई, कम आई, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं स्टार्टिंग में, और जब इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे होते हैं तो आपके पास कॉस्ट कम होती है, और जब आपको डिक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे होते हैं तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती है। ठीक है, बट अगर आप आ जाएं इंपेरिकल एविडेंस पर, जो कि एल शेप्ड कर्व के बारे में बात करता है, और ये जो है आपके पास मॉडर्न थ्योरी है, जहां पर आप देखिए मैंने कहा था कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व स्टार्टिंग में तो डाउन जाता है, बट इसके बाद कभी भी अपवर्ड नहीं जाता है, एक फ्लैट लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, बिकॉज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल यहां पर मिलते हैं। लॉन्ग रन में हमने दोनों को बढ़ाया और हमें एक बार इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल चुके हैं, मींस हमने एक बार फिक्स फैक्टर लगा दिया है, और अब हम अगर प्रोडक्शन करें तो जितना ज्यादा टाइम पीरियड बढ़ेगा उतना ज्यादा मुझे जो है यहां पर क्या मिलेगी, मेरी कॉस्ट कम मिलेगी। बिकॉज अगर मैं कहता हूं कि मैंने 10 रुपए लगाए हैं और ये 10 रुपए मेरी फिक्स्ड कैपिटल है, तो जितना ज्यादा मैं लॉन्ग रन में इसका प्रोडक्शन कर सकता हूं, जितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता हूं, उतना मैक्सिमम आउटपुट मैं इससे क्या कर पाऊंगा, निकाल पाऊंगा। तो इस वजह से मेरे पास जो है फ्लैट या LAC कर्व मिलेगा रेदर देन यू शेप कर्व। ठीक है, एल शेप्ड कर्व हमको मिलेगा। shows the rapid fall in the beginning, but the point the curve remains flat or may slope gently downwards, and its right hand end the difference between L-shaped curve and U-shaped curve is the no rising portion in the former। इसमें बिल्कुल भी कोई भी राइजिंग पोर्शन नहीं है, जबकि आपके पास प्रीवियस वाले में था। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की, तो सबसे पहले एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल या डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सिंपल सा मतलब होता है बच्चे कि अगर दो फर्म अलग जॉइंटली प्रोडक्शन करें और सेपरेटली प्रोडक्शन करें, अगर दो फर्म जॉइंटली प्रोडक्शन करती हैं सेम प्रोडक्ट का और उसका आउटपुट ज्यादा आता है रेदर देन सिंगल सेपरेटली अगर वो प्रोडक्शन करें। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं ए और बी फर्म सेपरेटली अगर प्रोडक्शन करती हैं तो ये 10 और 15 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर पाती हैं, बट अगर ये ज्वाइंटली प्रोडक्शन करते हैं तो इनका जो टोटल आउटपुट बनता है वो 30 यूनिट्स का बनता है। तो अगर आप देखें सिंगल इनका आउटपुट दोनों का मिलाकर 25 बन रहा है, और अगर ये ज्वाइंटली मिलकर काम करते हैं तो वहां पर आपके पास 30 यूनिट्स आ जाता है। तो ये आपके पास आ रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बट डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब आएगा, जब दोनों का सेपरेट प्रोडक्शन ज्यादा होगा ज्वाइंटली प्रोडक्शन से। लाइक ज्वाइंटली प्रोडक्शन इस बार 20 यूनिट्स आ रहा है, और आपके पास सेपरेट प्रोडक्शन अगर इन दोनों का देखें तो आपके पास 25 यूनिट्स है, तो वो ज्यादा है रेदर देन ज्वाइंटली प्रोडक्शन के। तो वहां पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलेंगी, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको मिल रही हैं तो वहां पर आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, तो वहां पर आपके पास जो इनपुट आप लगा रहे हैं उस इनपुट से मैक्सिमम यानी कि मोर देन आउटपुट आप गेन कर पा रहे हैं। मैं सिंपल कर देता हूं इसे, आपके पास जो इनपुट है उससे ज्यादा आप क्या कर पा रहे हैं, आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपके पास डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो इसका उल्टा हो जाएगा। आपके पास जो इनपुट्स आ रहे हैं, उन जो आप लगा रहे हैं
वो ज्यादा आ रहे हैं और आउटपुट आपके पास कम आ रहे हैं, ठीक है, ये एक रीजन हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि आपके पास जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं, ठीक है, जो आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं उसको हम दो कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू पार्ट्स, पहला पार्ट होगा इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और दूसरा होगा आपके पास एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो जब आप बात करते हैं इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, तो सिंपल सा मतलब है कि यहां पर आपके पास चेंज इन एवरेज कॉस्ट दैट अकर्स फर्म्स आउटपुट मोर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो चेंज इन एवरेज कॉस्ट है आपकी वो क्या है, वो ज्यादा मतलब कम है आपके पास आउटपुट और स्केल, जो आउटपुट मिल रहा है या फिर आपको स्केल मिल रहा है जिसमें चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपके स्केल में चेंज हो रहा है, आउटपुट में चेंज हो रहा है, वो ज्यादा आ रहा है एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में। यानी कि आपको यहाँ पर इन दोनों से देखना है कि ये इंटरनली है एक्सटर्नली है। बट जब एक्सटर्नली आप देखते हैं तो जो इंडस्ट्रीज की आपके पास लोएस्ट कॉस्ट होती हैं, मतलब लोएस्ट या लोअर एवरेज कॉस्ट होती है आपकी बाहर के फैक्टर्स के रीजन की वजह से, यानी कि जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो आपका ज्यादा होता है। इंडस्ट्रीज मतलब जो अदर इंडस्ट्रीज हैं, अदर फर्म्स या अदर इंडस्ट्रीज उसके मुकाबले में, लाइक जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर कह सकता हूं कि मान लेते हैं दो फर्म है, ठीक है, ए फर्म है और एक बी फर्म है। अब ए फर्म के प्रोडक्शन के वजह से आपको जो बी फर्म है उसको कुछ हेल्प मिल जा रही है, एक्सटर्नली उसकी कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट की आ रही है, लोअर आ रही है अदर फर्म से, तो वो कहेंगे कि जो एक्सटर्नल हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। या फिर आप कह सकते हैं कि बाहर से आपको कुछ रॉ मटेरियल डिस्काउंट में मिल गया या आपको कुछ बेनिफिट हो गया, वहां पर बाहर से जो आपको इनपुट्स मिलते थे वो बेनिफिट लोअर प्राइसेस पे मिल गए। बट जब आपको इंटरनली आप बात करते हैं तो आप देखेंगे एवरेज कॉस्ट चेंज और जो आउटपुट आपको स्केल मिल रहा है, यानी स्केल बढ़ाने पर आपकी एवरेज कॉस्ट क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो वो आपके पास इंटरनल है। और एक्सटर्नल है मींस लोअर एवरेज कॉस्ट हो अदर देन फर्म्स, यानी कि जो अदर फर्म्स इंडस्ट्री मार्केट में अवेलेबल हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सटर्नल और ये सभी। अब अगर हम डिस्कस करें एक और पॉइंट्स को, इंसर्ट करते हैं एक और पेज, तो अगर आपको डिग्री ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल निकालना हो ऑफ स्केल, तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी 1 और कॉस्ट ऑफ 1 और कॉस्ट ऑफ 2 ऑफ क्वांटिटी 2 माइनस कंबाइंड कॉस्ट दोनों क्वांटिटीज की। ये क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 शो कर रहा है और कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का कंबाइंड, ठीक है, ये आपके पास होगा। अगर विद इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, ठीक है, SC ग्रेटर देन 0 और डिसइकोनॉमीज आपके पास आएंगी, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्कोप या स्केल जो भी आप कहें, SC जो है लेस देन 0, ठीक है। तो इकोनॉमीज कब आएंगी, जब आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्कोप जो है ज्यादा हो, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 है तो डिसइकोनॉमीज बेसिकली, ठीक है। अब यहीं पर आपके पास एक आता है लर्निंग कर्व, ठीक है, लर्निंग कर्व। तो बेसिकली लर्निंग कर्व आपको क्या बताएगा, तो लर्निंग कर्व जो है KJ एरो के द्वारा बताया गया था, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, आपको इनके नाम याद रखने की जरूरत है। अब इन्होंने कहा कि अगर जो आपके पास फर्म का प्रोडक्शन लेवल है, मींस अगर मैं कहूं कि रिलेटिवली आपके पास जो फर्म का प्रोडक्शन है, ईच ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन है वो आउटपुट है, कुमुलेटिव दोनों का अगर आप साथ में एवरेज कॉस्ट देखें तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बिकॉज मतलब अगर दोनों फर्म अगर सेपरेटली अलग अलग प्रोडक्शन करती हैं और कंबाइंड प्रोडक्शन करती हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही मिलता है कि अगर दोनों साथ में प्रोडक्शन करती हैं तो शायद उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिले, मींस उनका जो मैनेजियल जो मैनेज करने के लिए दोनों ने अलग अलग सेपरेट मैनेजर्स रखे हुए थे, अब वो सिंगल मैनेजर ही पूरे प्रोडक्शन को संभाल ले, तो वहां पर उनकी कॉस्ट क्या आ सकती है, लोअर कॉस्ट आ सकती है। तो इस वजह से जो है आपके पास प्रोडक्शन प्रोसेस थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, कम कॉस्ट आपके पास लगती है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है आपकी, है ना। तो अगर मैं कर्व बनाकर आपको समझाऊं तो देखिए, जैसे कि ये आपके पास कर्व शो कर रहे हैं प्रोडक्शन के,
अब यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ और ए से अगर बी पॉइंट की ओर जाते हैं, हम ई से बी पॉइंट की ओर, तो हम बात करें इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, बिकॉज यहाँ पर हमने क्वांटिटीज ली हुई है और यहाँ हमने कॉस्ट ली हुई है। तो देख सकते हैं आप, अगर मैं इस ए से पॉइंट से बी पॉइंट पर आ जाता हूँ, मीन्स ये होगा कि यहाँ पर मेरे पास कॉस्ट इतनी आ रही थी और इतना आउटपुट क्वांटिटी बना रहा था, बट अगर मैं ए से बी पॉइंट पे आ रहा हूँ तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी ज्यादा हो चुकी है, कॉस्ट कम हो चुकी है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गया, बिकॉज एवरेज कॉस्ट हमारी कम हो गई और आउटपुट हम ज्यादा कर पा रहे हैं, ठीक है। बट अगर मैं इस ए से सी पॉइंट पर आ जाता हूं या नीचे की ओर, तो इसे आप कहेंगे इफेक्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। इफेक्ट ऑफ लर्निंग का मतलब आपके पास यहां पर मैनेजरियल बेटर हुआ, जिसके वजह से आपके पास सेम लेवल ऑफ आउटपुट आप अचीव कर पा रहे हैं लोअर कॉस्ट पे। बिकॉज अगर फर्म कंबाइंडली होकर प्रोडक्शन कर रही है तो सेम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वो कम कॉस्ट में अचीव कर सकती है, बिकॉज उसने अपने मैनेजरियल जो एक्सपेंसेस हैं उनको क्या कर लिया है, कम कर लिया। तो यही आपके पास लर्निंग कर्व के थ्रू जो है वो समझाया जाता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज ज़्यादा टाइम एक तरीके से डिवोट किया जा रहा है उस प्रोडक्शन पर, प्रोसेस पर, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो जा रही है और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है आपके पास, ठीक है। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक आई थिंक नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को कि क्या आपके पास यहाँ पर जो है लर्निंग कर्व के थ्रू आप क्या समझते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा यहाँ पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, या फिर आप इसे एनवेलप कर्व कहते हैं। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, क्लियर। अब इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट का भी एक फॉर्मूला है, मैं आपको वो बता देता हूँ, होपफुली अगर क्वेश्चंस आ जाएगा तो आप कर भी लेंगे, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट को अगर मैं समझाऊँ आपको, इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट, तो जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता था वैसे ही सेम है, ठीक है। तो ई मैं इसको शो करूंगा इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट एंड क्वांटिटी के बीच में, तो डेल्टा कॉस्ट फंक्शन अपॉन में डेल्टा क्यू इंटू क्यू अपॉन में कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके पास बन गया डेल्टा सी डेल्टा क्यू बाय, ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे सी कॉस्ट फंक्शन अपॉन में क्वांटिटी, मीन्स आपके पास ये हो गया MC और ये हो गया आपके पास AC, ठीक है। देखिए कैसे हो गया, ये आपके पास होता है जब आप डेल्टा कॉस्ट फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो क्या वो MC नहीं होता, तो मार्जिनल कॉस्ट। और ये आपके पास C कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी जब आप इसे रखते हैं तो क्या वो आपके पास एवरेज कॉस्ट निकल के नहीं आता। तो आप कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट और क्वांटिटी और कॉस्ट के बीच में, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे MC बाय AC, MC को AC से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट जो है वो निकल कर आ जाए। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत इसमें आप सभी को, और होपफुली अब कोई और टॉपिक तो शायद मेरे ख्याल से नहीं बचा, ठीक है। आपका एक्सपेंशन पाथ वगैरह मैंने आपको बता दिया था, और मैंने आपको बता दिए थे कॉस्ट कर्व्स के बारे में, रिटर्न टू स्केल जो किस तरीके से मिलते हैं, ठीक है। और मॉडर्न कॉस्ट थ्योरीज मैंने आपको बता दी, एल शेप का होता है, बिकॉज माना जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही हैं और डाउन आपके पास प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होने वाला। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है, और अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जो है कंप्लीट करवाया जाएगा, समझाऊंगा मैं आपको बेसिकली। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं।